Hi, patience. Patience, persistence, and perspiration make an unbeatable combination for success. Today is 21st of November 2020. Let us have a quick discussion of all these important articles. See, Rapid GK day before yesterday, क्वेश्चन नंबर 5 में ये करेक्शन है। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, यहाँ क्या लिखा है? बंगाल। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वॉरेन हेस्टिंग्स 1773। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये पोस्ट बंगाल से इंडिया बना दी गई थी, वो थे विलियम बेंटिक 1833। देन फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया, जब 1857 रिवोल्ट हुआ था, उसके बाद ये 1858 में वाइस रॉय का पोस्ट आया था, तो ये थे लॉर्ड कैनिंग। देन लास्ट ब्रिटिश वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे लॉर्ड माउंटबेटन 1947। देन फर्स्ट इंडियन वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे सी राजगोपालाचार्य 1948। और इसके बाद 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो जाएंगे। ओके, कल के प्रश्नों के आंसर्स हैं। गिब्राल्टर ऑफ इंडिया है ग्वालियर, ग्वालियर फोर्ट को बोलते हैं गिब्राल्टर ऑफ इंडिया। ये एक बार मैग्नेट है। बार मैग्नेट को हमने 3 पार्ट में कट किया। पहला एक पार्ट था तो ये नॉर्थ था, ये साउथ था। अब 3 पार्ट में कट हुआ तो 3 नए बार मैग्नेट बन गए, नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ। 3 + 3 दैट इज 6। रोटेशन ऑफ अर्थ के कारण डिफ्लेक्शन ऑफ विंड होता है, फोर्स का नाम है कोरियोलिस फोर्स। टाइम से रिलेटेड, लॉन्जिट्यूड से रिलेटेड जो भी सवाल आते हैं ना, उसमें 3 चीजें बस ध्यान रखनी है। 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट। 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट। जब 2 लॉन्जिट्यूड दिए हैं और दोनों वेस्ट है या फिर दोनों ईस्ट है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस निकालना है। बट अगर एक वेस्ट है और दूसरा ईस्ट है तो इन दोनों को ऐड कर देना है। तो 150 + 150 कितना हुआ? 300। और 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट, तो 300 × 4 दैट इज इक्वल टू 1200 मिनट का डिफरेंस होगा। मिनट है तो इसको आवर्स में कन्वर्ट करते हैं, डिवाइडेड बाय 60, तो दैट वुड बी 20 आवर्स। तो हमें टाइम डिफरेंस पता लग गया, टाइम डिफरेंस होगा 20 आवर्स। अब तो ये पहला चीज हुआ, 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट। दोनों वेस्ट है तो डिफरेंस, दोनों ईस्ट है तो डिफरेंस, वेस्ट और ईस्ट है तो दोनों को ऐड करना है। टाइम डिफरेंस आ गया 20 आवर्स। जब भी हम ईस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं तो गेन होगा, मतलब प्लस। वेस्ट की तरफ मूव हो रहे हैं तो सब्सट्रैक्ट होगा। तो यहाँ 150 डिग्री वेस्ट टू 150 डिग्री ईस्ट है, मतलब 20 घंटे का गेन हुआ है, आगे है। तो ये जो टाइम होगा वो होगा 20 आवर्स अहेड, 12 नून ट्यूसडे, यहाँ से +20 आवर्स। सो दिस वुड बी द आंसर। सेस्मिक वेव्स के लिए सेस्मोग्राफ होता है। प्रश्न में अगर पूछा है सेलाइन वाटर लेक सिंपली, तो उसका आंसर होगा चिलिका। अगर इनलैंड सेलाइन वाटर है देन सांबर इज द आंसर। समटाइम्स चिलिका लगून, सो बट ओवरऑल दिस शुड बी द राइट आंसर, चिलिका। इनलैंड सेलाइन वाटर है दैट इज सांबर लेक। सो दीज आर आंसर्स ऑफ यस्टरडे क्वेश्चंस। आज के सवाल हैं, डांगी नृत्य इज द फोक डांस ऑफ विच स्टेट? किस स्टेट का ये फोक डांस है? ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स रिपोर्ट पब्लिश कौन सी बॉडी करती है? ये किसने कहा है? इन्फ्लेशन इज अनजस्ट बट डिफ्लेशन इज इनएक्सपीडियंट। ऑफ द टू, डिफ्लेशन इज वर्स, डिफ्लेशन इज नॉट गुड, हेल्दी इन्फ्लेशन इज गुड। ये किसका स्टेटमेंट है? अभी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स भी पढ़ रहे हैं, इसके बारे में और डिटेल में हम पढ़ेंगे। द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट कंट्री बाय एरिया का नाम क्या है? हु इज नोन एज पंजाब केसरी? लिसनिंग, लर्निंग एंड लीडिंग इज द बुक रिटन बाय whom? So these are 6 questions for today. आज हम पढ़ेंगे दिस कोल्ड वेव, एनडीए में गाइडलाइंस, वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे, डिजिटल नेशन, स्कॉच्ड अर्थ पॉलिटिक्स क्या होता है, आरसीईपी इंडिया को ज्वाइन करना चाहिए या नहीं। कल हमने अगेंस्ट देखा था, आज हम प्रो पॉइंट्स भी देखते हैं। देन द टाइम यूज सर्वे इज एन अपॉर्चुनिटी लॉस्ट, दिस इज अ न्यू सर्वे, मालाबार एक्सरसाइज, ऑस्ट्रेलिया एंड ISRO. AI getting more human, this is a very good article. Then this is Booker Prize और ये तमिलनाडु का political map है. So we are going to talk about all these articles and some more in next about 35 to 40 minutes. Reference material is this The Hindu and this is Indian Express, both are Delhi edition. ये front page है The Hindu का,
सिटी शिवर्स इन कोल्डेस्ट नवंबर नाइट इन 14 ईयर्स। ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसका रीज़न क्या है? सी, विंटर्स जो होती है ना, जैसे कल हमने कॉन्सेप्ट समझा था कॉन्टिनेंटैलिटी का और मैरीटाइम क्लाइमेट का। तो दिल्ली में कॉन्टिनेंटैलिटी है, तो दिल्ली में एक्सट्रीम होगा, ठंड बहुत ज़्यादा होगी और गर्मी भी बहुत ज़्यादा होगी। तो अभी विंटर्स हैं और विंटर्स भी ज़्यादा हो रही है। यूजुअली जो सीजन चेंज होते हैं, एनसीईआरटी ज्योग्राफी अगेन क्लास 11th में हमने पढ़ा, सन का एपरेंट मूवमेंट होता है। ऊपर है 23.5 डिग्री नॉर्थ, नीचे है 23.5 डिग्री साउथ। सन का एपरेंट मूवमेंट होता है उत्तरायण और दक्षिणायन में। तो जब उत्तर मतलब नॉर्थ में ठंड का सीजन है, मतलब सन का एपरेंट मूवमेंट हुआ है साउथ में। एपरेंट मतलब एक्चुअल में नहीं है, अर्थ के रेफरेंस से ऐसा लग रहा है। बिकॉज सन साउथ में गया है तो सोलर इंसोलेशन नॉर्थ में कम हो जाती है और उसी के कारण यहाँ पे ठंड ज़्यादा आती है। और साउथ में जैसे ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ पे अभी समर सीजन चल रहा है, बिकॉज इंडिया में अभी विंटर सीजन है। विंटर एपरेंट मूवमेंट ऑफ सन, सदर्न हेमिस्फेयर में अभी सन गया है, अब सदर्न से फिर वापस ऊपर आएगा सन, तो सन ऐसे मूव करता है, एपरेंट मूवमेंट, उसके कारण दिस विंटर्स एंड समर्स आते हैं। तो कोल्ड वेव सीजन स्टार्ट हो गया है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, इंडिया में। टेम्परेचर, अब सी, कोल्ड वेव होता है ना, ये एक डिजास्टर है। जैसे एनडीएमए की जो वेबसाइट है, जस्ट गो थ्रू एनडीएमए वेबसाइट वंस, जो डिजास्टर रिलेटेड सिलेबस है ना, वो बहुत क्विकली आपका कवर हो जाएगा। एनडीएमए में डिजास्टर्स मेंशन है। कोल्ड वेव डिजास्टर तब डिक्लेयर करेंगे जब टेम्परेचर बहुत कम हो गया है और कंफर्ट लेवल कम है। टेम्परेचर कम होना एक बात है, और वो कम टेम्परेचर कितना फील हो रहा है, मतलब अगर विंडी कंडीशंस हैं, चिलिंग इफेक्ट है, तो ज़्यादा टेम्परेचर में भी कम ज़्यादा ठंड लगती है। टेम्परेचर हाई है बट उसका इफेक्ट ज़्यादा लगता है। तो कंफर्ट लेवल भी और टेम्परेचर दोनों हम मेजर करते हैं कोल्ड वेव को डिक्लेयर करने के लिए। ऐसा कोई एक सेट रूल नहीं है, बट देर आर सर्टेन दीज थिंग्स क्राइटेरिया जो कंसिडर किए जाते हैं। अब इसके रीज़न क्या है, कोल्ड वेव होती क्या है? कोल्ड डे कंडीशंस जो होते हैं, वहाँ पे परसिस्टेंट लो क्लाउडिंग आती है नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में और इंडो गैंगेटिक प्लेन में विंटर सीजन में। अब क्लाउड्स ऊपर आ गए हैं, क्लाउडी कंडीशंस हैं, तो ये सोलर इंसोलेशंस को, इनकमिंग सोलर रेडिएशंस को आने नहीं देंगे, स्टॉप करेंगे, तो जो ग्राउंड है वहाँ पे ठंड बढ़ जाएगी। लो क्लाउड्स प्रिवेंट सोलर इंसोलेशन एंटरिंग इनटू अर्थ सरफेस विच कॉजेज फॉल इन मैक्सिमम टेम्परेचर। फिर ऊपर हिमालय है, हिमालय में स्नोफॉल होता है, तो ये भी एक कोल्ड विंड्स को टुवर्ड्स दिस प्लेन दिल्ली की तरफ पुश करता है। एक रीजन और है, सबसिस्टेंस ऑफ कोल्ड एयर ओवर द रीजन, ट्रॉपिक्स, जेट स्ट्रीम्स। ये जो सबसिस्टेंस होता है, सबसिडेंस होता है मतलब ऊपर से एयर नीचे डाउनवर्ड मूव हो रही है, अप ड्राफ्ट नहीं है, डाउनवर्ड ड्राफ्ट है। तो इससे क्या होता है, कोल्ड एंड ड्राई कंडीशंस बनती हैं टुवर्ड्स द सरफेस, स्टेबिलिटी आती है और इसके कारण विंड्स दैट इज कोल्ड वेव कंडीशंस ज्यादा बनती है। तो दीज कुड बी द पॉसिबल रीजंस। अब इसमें एनडीए में बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है, नेशनल डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट, सिलेबस में भी है। ये इसका ट्विटर हैंडल बहुत एक्सेलेंट है। ट्विटर हैंडल इनक्रेडिबल इंडिया का, MOEFFCC का, UNEP का या फिर एनडीएमए का, दीज आर रियली गुड। डूज एंड डोंट्स ऑफ कोल्ड वेव, तो ये लिस्ट है डूज एंड डोंट्स। फॉर एग्जाम्पल, एडिक्वेट क्लोथिंग इज इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग विंटर, ड्रिंक हॉट ड्रिंक्स, दीज आर गुड। डोंट ड्रिंक अल्कोहल, मॉनिटर मीडिया ताकि लेटेस्ट अपडेट्स मिले, एंड एल्डरली जो हैं, नेबर्स हैं, इनका हेल्प करना इज अवर ड्यूटी। सो दीज आर सर्टेन थिंग्स जो डूज एंड डोंट्स हैं कोल्ड वेव में। अब इस पे हम ये सवाल तैयार करते हैं, एक्शन प्लान क्या होगा टूवर्ड्स द प्रिपेयर्डनेस ऑफ द कोल्ड वेव डिजास्टर। अगेन आप एक डीएम हो, एडमिनिस्ट्रेटर हो, और अचानक से ये ठंड जैसी सिचुएशन बहुत बढ़ गई है, कोल्ड वेव आ गई है, अब क्या स्टेप्स लोगे प्रिपरेशन में? स्टेप्स हमेशा दो होते हैं, एक होते हैं इमीडिएट स्टेप, जैसे ठंड तुरंत आ गई है, आपको क्या स्टेप्स लेने हैं। देन एक होते हैं लॉन्ग टर्म, ताकि फ्यूचर में फिर से ऐसी सिचुएशन आए तो हम उसको इजीली डील कर पाए। Action plan towards the preparedness of the cold wave disaster. What measures should be taken by the administration and the society? Administration भी और society as a whole. तो try to answer this question. सोचिए points, क्या टेम्पलेट्स हो सकते हैं, क्या न्यूज़ आइटम्स आप यूज़ करोगे, जैसे शेल्टर्स बनाने हैं, या फिर कल हमने चारकोल का एक पढ़ा था जम्मू एंड कश्मीर में, जिसमें वो डिस्ट्रीब्यूट करके दिस
आग एंड दिस वार्मथ के लिए वो यूज करते हैं, हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. देयर आर सो मेनी थिंग्स. और इसकी जो ब्रॉड गाइडलाइन है वो आप ये एनडीएमए की वेबसाइट से ले लीजिए एंड प्रिपेयर दिस क्वेश्चन. तो ये एक डिजास्टर का ये टॉपिक प्रिपेयर हो जाएगा. कोल्ड वेव डिजास्टर, रीजन हमें पता है, प्रिपेयर्डनेस में क्या स्टेप्स लेने चाहिए, राइट डाउन दोज स्टेप्स. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. अब जो सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पे सेकंड जो टॉपिक है ये न्यू होम, कल इंडियन एक्सप्रेस में भी देखा था, सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है. तो बहुत सारे ट्रीज कटेंगे. ट्रीज को काटने से बेटर है हम इसको रीप्लांट करें, रीलोकेट करें, एक जगह से लेके दूसरी जगह उसको फिर से रीस्टोर करें. सो दैट्स व्हाट दे आर डूइंग. दिस इज न्यू होम. देन भूटान से नो चाइनीज विलेज ऑन इट्स टेरिटोरी, मीडिया रिपोर्ट्स इनकरेक्ट है, रेस्पॉन्सिबल मीडिया. सी, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है. पुलिस कलेक्ट्स 26 करोड़ इन कोविड-19 फाइन्स. कल कोविड-19 फाइन्स इंक्रीज कर दिए गए. अगर मास्क नहीं पहनेंगे तो फाइन लगेगा. और सी, 26 करोड़ रुपए का यहाँ पे इनकम हो गया इन्हें. ओवर 5 लाख डेलाइट पीनलाइज्ड सो फार. दिस इज द पेज नंबर 2. वायरस टेली रीचेस, नए रिकॉर्ड्स आ रहे हैं. ये मिरर इमेज है. ये है इल्यूमिनेटेड सेंट्रल विस्टा राष्ट्रपति भवन का साउथ एंड नॉर्थ ब्लॉक, आमने सामने है, साउथ एंड नॉर्थ ब्लॉक ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे, न्यू दिल्ली ऑन फ्राइडे. सी, वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे, इट्स वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे, a day to reimagine a better future for every child. Every child is special. World Children's Day 2020. इसका थीम है इन्वेस्टिंग इन अवर फ्यूचर मीन्स इन्वेस्टिंग इन अवर चिल्ड्रन. इन्वेस्टिंग इन अवर फ्यूचर मीन्स इन्वेस्टिंग इन अवर चिल्ड्रन. अ डे टू रीइमेजिन अ बेटर फ्यूचर फॉर एवरी चाइल्ड. दिस इज द थीम. और आप यूनिसेफ की वेबसाइट में देखोगे ना, बहुत अच्छे उसमें इन्फोग्राफिक्स भी आए हुए हैं, काफ़ी एक्सपर्ट के कमेंट्स भी हैं, वेरी गुड कंटेंट. तो दिस इज होमवर्क नंबर 2. एक बार यूनिसेफ की वेबसाइट आज ज़रूर देखिएगा, ये बहुत अच्छा वहाँ पे इन्फोग्राफिक एंड इंसाइट्स आपको मिलेंगे. वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे 2020, ये वर्ड है. जैसे हमारे यहाँ 14th ऑफ दिस नवंबर भी सेलिब्रेट करते हैं, दिस इज एट वर्ल्ड लेवल. This year, the COVID-19 crisis has resulted in a child rights crisis. हमने continuously इस टॉपिक पे पढ़ा है. बिकॉज ऑफ लॉकडाउन हुआ, कोविड-19 हुआ, तो इससे डबल ट्रिपल प्रॉब्लम हो रही है. पहला तो स्कूल्स बंद हो गए. स्कूल्स बंद हो गए तो लर्निंग आउटकम्स कम हुए. एट द सेम टाइम स्कूल्स के पेरिफेरल बेनिफिट्स होते हैं, जैसे मिड डे मील स्कीम हुआ, लर्निंग्स हुआ, ये सारे इंटरेक्शंस बंद हो गए. सेकंड ये हुआ कि लॉकडाउन हुआ, लेबर शॉर्टेज है, बहुत सारे बच्चों को इस लेबर वर्क में भी पुश कर दिया जा रहा है. दिस इज ऑल्सो वन थिंग. डोमेस्टिक वायलेंस इज वन थिंग. सो चिल्ड्रन काफ़ी ज़्यादा सफ़र किए हैं, उनके राइट सफ़र किए हैं इस कोविड-19 क्राइसिस में. एंड चिल्ड्रन फ्यूचर होते हैं. द कॉस्ट ऑफ द पैंडमिक फॉर चिल्ड्रन आर इमीडिएट. और ये अनएड्रेस्ड होंगे तो एक लाइफ टाइम के लिए ये लास्ट हो जाएगा. So it's time for generations to come together to reimagine the type of world we want to create. This is a very important और यहाँ पे immediate attention required है. Kids are reimagining a better world. What will you do? Okay. So this is the second question for today. Investing in our future means investing in our children. Write down your thoughts. How do you think this? Elaborate करिए. इन्वेस्टिंग इन अवर फ्यूचर मीन्स इन्वेस्टिंग इन अवर चिल्ड्रन. ट्राई टू राइट अ नोट. और एक बार ये यूनिसेफ की वेबसाइट भी आज जरूर विजिट करिएगा. इट्स वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे. नाउ दिस इज द थर्ड वन. सी, हरियाणा शट स्कूल्स अगेन आफ्टर 100 kids and teachers test positive COVID-19. City sees coldest November night in 14 years. देन महाराष्ट्र में भी केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं. दिस इज नवी मुंबई पुलिस जेस्चर विंस प्रेज. दिस इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव. होम मिनिस्टर ने भी अप्रिशिएट किया. यहाँ पे क्या हो रहा है, जो पुलिस डिपार्टमेंट है एसेंशियल्स प्रोवाइड कर रहे हैं अनप्रिविलेज्ड किड्स को. एक्सीलेंट. स्प्रेडिंग चीयर. ब्रिंगिंग स्माइल्स टू चिल्ड्रंस फेस. We donated supplies like rice, dal, drinking chocolate powder, biscuits, chocolates and stationery items. So it's a very good thing. This is about digital nation. Digital nation. See, कल प्राइम मिनिस्टर ने एड्रेस किया था कि डिजिटल इज वे ऑफ लाइफ.
कोविड-19 के कारण क्या हो रहा है, डिजिटल एडॉप्शन है ना वो स्पीड अप हो गया है। जो एडॉप्शन में 5 साल लगने थे, डिजिटल होने में कोविड-19 के कारण वो विदिन अ ईयर हो गया। सो डिजिटल एडॉप्शन बढ़ रहा है। डिजिटल इज वे ऑफ लाइफ, स्पीड अप हुआ है। सर्विसेज भी और सी वर्क फ्रॉम होम भी डिजिटल बढ़ गया है। पास्ट 7-8 मंथ्स में सब वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे हैं, सर्विसेज वर्क फ्रॉम होम। बट क्या ये सफिशिएंट है? इज दिस द ओनली डेफिनेशन ऑफ डिजिटल, कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन ऑफ गोइंग डिजिटल? द ट्रू मेजर्स डिजिटलाइजेशन के होंगे जब हम सीमलेस डिलीवरी कर पाएंगे सिटीजन सर्विसेज का, किसी सेक्टर्स में नहीं, कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में सीमलेस डिलीवरी होगी सिटीजन सर्विस की। ट्रांसपेरेंसी आएगी, सिक्योरिटी आएगी, डेटा जो कलेक्ट हो रहा है उसमें अकाउंटेबिलिटी आएगी। वो मतलब होगा ट्रूली डिजिटल होने का। द ट्रू मेजर ऑफ डिजिटल नेशंस इज द रेडीनेस ऑफ गवर्नमेंट्स टू यूज टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी को एज अ इनेबलर यूज करना है, जिससे ओपन पार्टिसिपेटरी पब्लिक सिस्टम सिटीजन्स को जो ट्रस्टवर्दी भी रहे डिलीवर कर पाए। दिस इज डिजिटल नेशन। ये आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं एडिटोरियल में। ये बड़ा अच्छा स्ट्रैटेजी है। पहले दिन आप न्यूज़ देखो, देन उसके विद इन 1-2 दिन में उससे रिलेटेड एक एडिटोरियल आ जाता है। तो इससे क्या होता है, इनसाइट्स बहुत अच्छे डेवलप होते हैं, ओपिनियन बिल्डिंग में ये हेल्प करता है। तो दिस इज अबाउट डिजिटल नेशन। डिजिटल वेलफेयर एक नया टर्म है जिस पे हमें कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, वेलफेयर। अब डिजिटल के ना वाइड यूज केसेस हो सकते हैं। इसका एडॉप्शन बढ़ाना है, सर्विसेज में यूज करना है और गवर्नेंस में भी यूज करना है। फॉर एग्जांपल आयुष्मान भारत स्कीम है हेल्थ केयर में, इसमें बात था कि डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाए, डिजिटल आइडेंटिटी बनाए, ताकि डिफरेंट हॉस्पिटल्स में आप रेफर कर रहे हो तो एक सिंगल यूनिक आईडी आपकी होगी, जैसे आधार होता है, वो हर जगह कैरी हो जाएगा। इससे क्या होगा, गवर्नमेंट को आपको जो बेनिफिट्स पास ऑन करने हैं वो बहुत स्ट्रीमलाइन हो जाएंगे। जैसे पहले इन कैश पेमेंट होता था, फिर अब ये खाता जो अकाउंट है उसमें पेमेंट होने लग गया। तो इससे क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी आती है एंड जो लास्ट माइल डिलीवरी ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज है, बेटर आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरीज है, इसमें डिजिटल का काफी इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। डिजिटल हैज टू बिकम अ वे ऑफ लाइफ। रीडिफाइन करें द लेबरिंथ फंक्शनिंग ऑफ सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज। ये गुड प्लेस टू स्टार्ट होगा। डिजिटल से हम सर्विस डिलीवरी में हम एफिशिएंसी लाएं। डेडलाइन फॉर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ये होनी चाहिए कि जो गवर्नेंस है, ऑलरेडी हम मिनिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस पे ध्यान देते हैं, और ये मैक्सिमम गवर्नेंस जो है इसमें डिजिटल का बहुत अच्छा यूज केस है। सो वी नीड टू पुश फॉर दिस। और डिजिटल मतलब वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स होगा, कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए और रिलायबल एंड सिक्योर भी होना चाहिए। सो दिस इज डिजिटल नेशंस। जो सेकंड एडिटोरियल है, इस एडिटोरियल में इन्होंने क्रिटिसाइज किया है मिस्टर ट्रंप को। मिस्टर ट्रंप का ऑल ओवर द वर्ल्ड क्रिटिसिज्म इस बात पे हो रहा है बिकॉज जो ट्रांजिशन होना चाहिए, डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन होना चाहिए। डेमोक्रेसी में क्या होता है, रूलर चेंज होता है, पार्टीज चेंज होती है, ये ट्रांजिशन स्मूथली होना चाहिए। स्कॉच्ड अर्थ पॉलिटिक्स इज नॉट गुड फॉर डेमोक्रेसी। स्कॉच्ड अर्थ पॉलिटिक्स क्या होता है, जैसे ये टर्म यूज अक्सर मिलिट्री स्ट्रैटेजी में करते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप हार गई है, कोई आर्मी अगर हार गई है, वो पीछे रिट्रीट कर रही है, तो वो सब सामान को डिस्ट्रॉय करते हुए पीछे रिट्रीट करती है, ताकि ये वाली जो आर्मी है इन्वेड कर रही है या जो इसको डिफीट करके आगे बढ़ रही है, उसको कोई भी रिसोर्सेज या बेनिफिट नहीं मिले। aims to destroy anything that might be useful to the enemy. Assets that could be used by the enemy may be targeted. जैसे वेपन्स, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, कम्युनिकेशन साइट्स एंड इंडस्ट्रियल सोर्सेज। जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, तो जब वर्ल्ड वॉर हो रहा था तो रशिया जैसे पीछे हटता था, जर्मन आगे बढ़ रहे थे, तो ये स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी करती थी वहाँ की आर्मी, ताकि जो जर्मन आगे बढ़ रहे हैं ना, इनको ना तो कुछ फूड ग्रेन्स मिलेंगे ना रिसोर्सेज मिलेंगे, बिकॉज इन्होंने सब डिस्ट्रॉय कर दिए हैं। स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसीज। बट ये तो हुई मिलिट्री स्ट्रैटेजी। बट अगर नॉर्मली अगर प्रेसिडेंट अगर ऐसा करेंगे कि ही इज गोइंग टू लीव द ऑफिस, तो ये सब चीज यहाँ पे मैस क्रिएट करके जाएगा। अगर ऐसा किया तो जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट आ रहा है उसके लिए बहुत ज्यादा हेडेक हो जाएगा। तो दिस इज वन थिंग। आई वाज रीडिंग वन बुक ऑन साइकोलॉजी, उसमें ना एक चीज कहा था, अक्सर क्या होता है ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसा होता है कि bitter people try to create more bitter people, which is not good. They feel entitled because something wrong has done
टू देम, सो दे फील एंटाइटल्ड कि अब वो और रॉन्ग डूइंग आगे फर्दर पास ऑन करेंगे, ये वो एंटाइटल्ड फील करते हैं, विच इज नॉट राइट। ये जो स्कॉच्ड अर्थ पॉलिटिक्स है ना, दिस इज नॉट राइट। ट्रम्प्स एफर्ट टू sabotage द ट्रांजिशन प्रोसेस विल हार्म यूएस रिकवरी प्रोस्पेक्ट्स, और इससे डेमोक्रेसी क्या होती है, वीकन होती है। डेमोक्रेसी के बारे में लास्ट 3 डेज से हमने डिस्कस किया है, मेरिट्स क्या है, डीमेरिट्स क्या है, डेमोक्रेसी को इवॉल्व होने की जरूरत क्या है, वर्ल्ड ऑर्डर जो चेंज हो रहा है उसमें न्यू फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसीज जो इवॉल्व हो रही है, ये इस पे हमें वी शुड हैव एन अंडरस्टैंडिंग डेमोक्रेसी, बिकॉज डेमोक्रेसी भी ना इवॉल्व होती है, कांस्टेंट नहीं होती है। प्रेजेंट जो वर्ल्ड कंडीशंस हैं, मल्टीपोलर, देन सेल्फ सेंटर्ड, नेशनल नेशन फर्स्ट आ रहा है, यूएस फर्स्ट बाइडन भी बोल रहे हैं। सो इन सब चीज़ों में विद इन कंट्री एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड द डेमोक्रेसी इज चेंजिंग, इवॉल्विंग, सो वी शुड हैव अ फेयर अंडरस्टैंडिंग। यूएस टैम्पलेट ऑफ डेमोक्रेसी है, तो भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो राइट एग्जाम्पल सेट करे। स्कॉच्ड अर्थ पॉलिटिक्स इज नॉट राइट। इंडियाज नो टू आरसीईपी स्टिल बी अ नो। आरसीईपी में भी ना डिवाइडेड ओपिनियन है। गवर्नमेंट बोल रही है कि आरसीईपी ज्वाइन नहीं करना जस्टिफाइड है, एडिटोरियल्स एक्सपर्ट्स भी बोल रहे हैं कि आरसीईपी हमें ज्वाइन कर लेना चाहिए। इंडियाज नो टू आरसीईपी कुड स्टिल बी अ नो। हमारे स्कोप ऑफ डिस्कशन में हम न्यूट्रल होके इसके प्रोज भी देखेंगे एंड कॉन्स भी देखेंगे। The circumstances under which New Delhi had distanced itself from the RCEP negotiation have hardly improved. जिन टर्म्स एंड कंडीशंस में हमने आरसीईपी से वॉक डाउन किया था लास्ट ईयर, कि हमारा जो डोमेस्टिक इंटरेस्ट है उसको हमें सेफगार्ड करना जरूरी है, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जो ऑलरेडी हैं वो ही हमें इतना ज़्यादा लॉस पहुंचा रहे हैं, अगर हमने आरसीईपी ज्वाइन कर लिया तो हमारा जो डोमेस्टिक है वो कॉम्पीट नहीं कर पाएगा, फ्लड हो जाएगा दिस फॉरेन गुड्स एंड सर्विसेज से, especially this China से, and which would not be right for our with reference to our national interest. So that is why हमने वॉकआउट किया। हमारे फेवरेबल में टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं दिख रही थी। अगर डोर ओपन है बट टर्म्स एंड कंडीशंस नेगोशिएशंस के टाइम पे जो रॉन्ग थी वो अभी भी रॉन्ग है, हार्डली इम्प्रूव्ड, ऐसा इंडिया का वर्जन है। आरसीईपी की बात करें तो ये लार्जेस्ट फ्री ट्रेड अग्रीमेंट एवर लग रहा है, बट दिस इज नॉट लाइक ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। ट्रांस पैसिफिक मतलब दिस इज पैसिफिक, यूएस अमेरिकन, एंड यहाँ पे ये सारे कंट्रीज थे एशियन। ट्रांस पैसिफिक इट इज समथिंग डिफरेंट। 30% वर्ल्ड आउटपुट है आरसीईपी के पास, पॉपुलेशन भी, और 28% वर्ल्ड ट्रेड है। ट्रांस पैसिफिक में क्या था, कुछ सेलेक्टेड कंट्रीज को बेनिफिट मिल रहा था। एफटीए जो है आरसीईपी का, ये ज्यादा म्यूचुअल, ज्यादा इसमें फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। एलिमिनेट करना है रिस्ट्रिक्शंस एंड बैरियर। अब ये जो टर्म्स है ना, ये ट्रेड के लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। ट्रेड मतलब होता है व्यापार, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स मैन्युफैक्चरिंग एंड दिस सर्विसेज, इसका फ्री एक्सचेंज हो, रिफॉर्म्ड वे में एक्सचेंज हो, बैरियर्स नहीं आए वहां पे। इसके लिए हम करते हैं ट्रेड फैसिलिटेशन, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स भी होते हैं। एलिमिनेट करना है जो बाधाएं हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं, और जो बैरियर्स लगे हुए हैं इसको दूर करें। डिस्क्रिमिनेशन होता है, जिसे हम मोस्ट फेवर्ड नेशंस देते हैं, हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे इन कंट्रीज में। तो डिस्क्रिमिनेशन मतलब कि हमने जैसे इस पर्टिकुलर कंट्री से इंपोर्ट करना है, इससे नहीं करना है, तो ये डिस्क्रिमिनेशन हुआ। ये डिस्क्रिमिनेशन हमें स्टॉप करना है। रिस्ट्रिक्शंस एंड बैरियर, तो ये एम होता है दिस ट्रेड सर्विसेज का, ट्रेड को बेटर करने का, फ्रीली एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का। अब इसमें 4 पिलर होते हैं, प्रमोशन, प्रोटेक्शन, फैसिलिटेशन और लिबरलाइजेशन। आरसीईपी और जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स हैं वो यूजुअली इन सारे 4 पिलर को एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। बैरियर्स की बात करें तो बैरियर्स 2 टाइप के हो सकते हैं। टैरिफ बैरियर मतलब आप 45% टैक्स लगा दो, 60% टैक्स लगा दो, तो ये आपने टैरिफ बढ़ा दिया, तो ये होते हैं टैरिफ बैरियर। काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगा दिया आपने, दीज आर टैरिफ बैरियर। दूसरे बैरियर्स होते हैं नॉन टैरिफ बैरियर, मतलब आपने रूल्स ही चेंज कर दिए, जैसे फाइटो सैनिटरी आपने कंडीशंस लगा दिया कि हम अब इंपोर्ट नहीं करेंगे इंडिया के फ्रूट्स, सो दिस इज नॉन टैरिफ। ये रेगुलेटरी मेजर्स होते हैं, तो ये बैरियर्स हमें कम करने हैं। अब एक्सेस ओपनिंग अप करें, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन इज ऑल्सो वन थिंग, बिकॉज जैसे अभी अमेजोन का जो डील था, फ्यूचर डील था, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन हुआ, सिंगापुर में गए वो आर्बिट्रेशन के लिए। ऐसे बहुत सारे डिस्प्यूट्स हो जाते हैं ड्यूरिंग दिस ट्रेड, उसका रिजोल्यूशन इज इंपॉर्टेंट। इंडिया का जो इनिशिएटिव है वो है इकोनॉमिक टर्न अराउंड करना, आत्मनिर्भर भारत अभियान से
ये जो मिशन है ये भी इन सिंक नहीं हो रहा है आरसीईपी। दैट इज वाई गवर्नमेंट इसको इतना ज़्यादा आरसीईपी को इतना ज़्यादा एनकरेज नहीं किया और फाइनली वॉक डाउन कर गए। कोविड-19 के कारण अभी ये भारत अभियान है, जिससे सेल्फ रिलायंट इंडिया है, ये इंपॉर्टेंट हो गया है। यूएस भी अभी बाय यूएस फर्स्ट टाइप पॉलिसीज अपना रहा है। फोकस्ड है स्ट्रेंथनिंग डोमेस्टिक वैल्यू चेन में, बिकॉज कोविड के कारण क्या हुआ, ग्लोबल सप्लाई चेन बॉटलनेक आया था। अदर एफटीए सोली फोकस्ड ऑन प्रमोटिंग रीजनल वैल्यू चेन्स लाइक एनी अदर एफटीए। तो आरसीईपी जो है वो रीजनल दिस वैल्यू चेन्स को प्रमोट करने के लिए, जिसमें चाइना भी होगा, ये सारे 15 नेशंस होंगे, एशियान +5, और भारत अभियान में हम डोमेस्टिक में ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहे हैं। तो ये दोनों सेम पेज में आ नहीं रहे हैं। तो गवर्नमेंट यूजुअली जो होती है ना, इसको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिलता है, और जो एक्सपर्ट्स एंड ऑल होते हैं दे आर लाइक डिपेंडेंट ऑन दिस मटेरियल होता है, जो कोड होता है, जो डेटा होता है, वो गवर्नमेंट के थ्रू लिया है। तो गवर्नमेंट का भी आउटराइट रिजेक्शन करना इज नॉट एडवाइजेबल। अगर गवर्नमेंट स्ट्रांगली बोल रही है आरसीईपी इज नॉट गुड इन टोटलिटी, इसको आउटराइटली रिजेक्ट करना भी इज नॉट राइट, इसमें भी मेरिट है। सो इंडियाज नो टू आरसीईपी कुड स्टिल बी अ नो। अब ये है द टाइम यूज सर्वे एज एन अपॉर्चुनिटी। सी, ये टाइम यूज सर्वे हुआ, बट ये एक अपॉर्चुनिटी लॉस्ट है। टाइम यूज सर्वे मतलब नेशनल लेवल पे हुआ, आप अपना समय कैसे इस्तेमाल कर रहे हो। टाइम यूज सर्वे, आप अपना टाइम है, सबको लिमिटेड टाइम मिलता है, हमें टाइम यूज सर्वे कैसे हो रहा है। तो ये नेशनल स्टैटिकल ऑफिस ने किया, नेशनल लेवल पे किया, लोगों से देखा गया, पूछा गया कि आप अपना टाइम कैसे यूज कर रहे हैं। तो TUS जो है ये प्रोवाइड करता है एक फ्रेमवर्क जिससे हम मेजर करते हैं टाइम डिस्पोजिशन पॉपुलेशन ऑन डिफरेंट एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन ए है, वो वर्क करता है, उसमें इतना टाइम स्पेंड करता है। वर्क किस टाइप का करता है, क्या वो काउंट हो रहा है जीडीपी में या नहीं। पर्सन बी है, वो अपना टाइम इस फॉलोइंग एक्टिविटीज में स्पेंड कर रहा है। तो ये टाइम स्पेंड अगर हम सर्वे कर लें तो ये एक्टिविटीज पे भी हमें एक आइडिया मिल जाएगा, टैप मिल जाएगा, डेटा मिल जाएगा। टाइम यूज सर्वे इज इंपॉर्टेंट। टाइम स्पेंट इन पेड एंड अनपेड सर्विसेज, हम बहुत सारे काम करते हैं जिसके लिए हमें पैसे मिलते हैं, बहुत सारे काम करते हैं जो हमको पैसे नहीं लेते हैं, हम फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, अनपेड सर्विसेज होती है। केयर गिविंग एक्टिविटीज़ है, जैसे हम वॉलंटियर करते हैं, अगर कोई डिजास्टर है तो हम अपनी वॉलंटियर कर रहे हैं, उसके लिए पैसे नहीं लेते हैं, केयर गिविंग एक्टिविटीज़ है। अनपेड डोमेस्टिक सर्विसेज हैं, हाउस होल्ड मेंबर्स घर में बहुत सारे काम करते हैं, उसके लिए पैसे नहीं मिलते हैं। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन, जैसे अब आप लर्निंग, सोशलाइजिंग, लेजर एक्टिविटीज़ हैं, सेल्फ केयर एक्टिविटीज़ है, ये भी तो एक्टिविटीज़ हैं, बट पेड हैं या अनपेड हैं। लर्निंग, सोशलाइजिंग, लेजर एक्टिविटी। सो दिस टेल्स टाइम यूज सर्वे, आप अपना टाइम कैसे यूज कर रही है जनता। अब टाइम यूज सर्वे में हम जो फेल हुआ इसका, उसके दो रीजन है। पहला तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल था कि अनपेड डोमेस्टिक वर्क 5.4 है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, अनपेड डोमेस्टिक वर्क। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जीडीपी के चैप्टर में हम इकोनॉमिक्स में देखेंगे, मैक्रो में, जैसे अगर विमेन हाउस होल्ड वर्क कर रही है तो वो ना जीडीपी में काउंट नहीं हो रहा है, वो अनपेड डोमेस्टिक वर्क हो रहा है बहुत सारा। बिकॉज ये पूरा घर मैनेज करना एंड ऑल डू सर्टेन थिंग्स करना, ये भी कोई इजी टास्क नहीं है, बट दिस इज नॉट काउंटेड इन जीडीपी, और इसके पैसे भी नहीं है, अनपेड डोमेस्टिक वर्क है। तो वर्क की डेफिनेशन क्या हो, इट डिफाइंस वर्क एज एनी एक्टिविटी परफॉर्म्ड बाय पर्सन ऑफ एनी सेक्स एंड एज टू प्रोड्यूस गुड्स और प्रोवाइड सर्विसेज फॉर यूज बाय अदर्स और ओन यूज। तो इसमें ये अनपेड डोमेस्टिक वर्क भी होना चाहिए, बट जो ये हमने सर्वे किया इसमें इसको काउंट नहीं किया। आईएलओ का जो रिजोल्यूशन था वो फिर यहाँ पे बैक सीट पे आ जाता है। वर्क को 5 कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं, काम कर रहे हैं उसको कैटेगरी हो सकती है। एम्प्लॉयमेंट, जैसे प्रोडक्शन ऑफ कोई सामान बना रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज कर रहे हैं और उसके लिए पैसे मिल रहे हैं, प्रॉफिट हो रहा है, बार्टर हो रहा है। सेकंड, यूज के लिए आप गुड्स एंड सर्विसेज बना रहे हैं हाउस होल्ड में। अनपेड ट्रेनी वर्क है, वॉलेंटियर कर रहे हैं, या फिर कंपलसरी वर्क कर रहे हैं जिसके लिए पैसे नहीं ले रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज। अनपेड डोमेस्टिक सर्विसेज एंड अनपेड केयर आर नाउ फॉर्मली रिकॉग्नाइज्ड एज वर्क फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ILO का जो रिजोल्यूशन है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, उसने कहा कि अनपेड केयर और जो डोमेस्टिक सर्विसेज है उसको भी वर्क में इंक्लूड करो।
पर जो इंडिया का टीयूएस है इसने इसको अभी इस सर्वे के लिए इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो दो जगह ये डिफीट होता दिख रहा है, पहला तो दिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एंड दूसरा आईएलओ डेफिनेशन। तो दैट इज वाई ये लिखा है कि टाइम यूज सर्वे इज एन अपॉर्चुनिटी लॉस्ट। ये अगर दोनों चीजें भी हम इंक्लूड करते हैं तो बेटर हमें व्यू मिलता, बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलता कि जो इंडियंस हैं वो अपना टाइम कैसे स्पेंड कर रहे हैं। सो दिस इज द आर्टिकल, द टाइम यूज सर्वे एज एन अपॉर्चुनिटी लॉस्ट। नाउ दिस इज द नेक्स्ट पेज, न्यूज एंड दिस इज मालाबार। एक्सरसाइज मालाबार कम्स टू एन एंड। ये काफी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज थी मालाबार। मालाबार में ऑस्ट्रेलिया को भी इनवाइट किया था, इंडिया तो है ही, जापान यूएसए भी है एंड मालाबार भी है। इसके दो फेज हुए, फेज 1 विशाखापट्टनम, फेज 2 यहाँ पे मालाबार में। वेयर इज मालाबार? दिस इज मालाबार। नेवी ऑल्सो कैरिड आउट कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल विद थाईलैंड इन अंडमान सी। अंडमान सी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये शो ऑफ स्ट्रेंथ है, मालाबार नेवल एक्सरसाइज इन द अरेबियन सी। क्वाड और इंडो पैसिफिक, इन दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। क्वाड क्या है और इंडो पैसिफिक क्या है। ये मिलिट्री स्ट्रैटेजी है और ये एक वाइडर ब्रॉडर टर्म है, इकोनॉमिक्स है इसमें, इंडो पैसिफिक। ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट। अब ऑस्ट्रेलिया टू टेम्पररली होस्ट आईएसआरओ सैटेलाइट ट्रैकिंग फैसिलिटी। सैटेलाइट लॉन्च होती है, ट्रैकिंग होता है इंडियन ओशन में। ऑस्ट्रेलिया इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया हेल्प करेगा ट्रैकिंग दिस सैटेलाइट में। इस न्यूज में इंडिया अभी जो सैटेलाइट लॉन्च करेगा और हमारा गगनयान मिशन भी है, तो इसमें हमें हेल्प मिलेगा। ये 3 मिशन अभी इंपॉर्टेंट है। एक है चंद्र, हिंदी नाम क्या है? मून। सो दैट इज वाई हिंदी में भी अच्छी ग्रिप होना चाहिए। अब बहुत सारी सरकार की अभी एक्सरसाइज देखो, ज्यादातर एक्सरसाइज वो हिंदी में नाम ऐसे देते हैं, जैसे चंद्रयान, मंगलयान, गगनयान। एक वर्ड होता है एक्रोनिम। तो जो स्कीम है ना उसका लंबा चौड़ा नाम होता है, बट वो स्कीम को ऐसे बनाया जाता है कि वो कोई हिंदी नेम को रिफ्लेक्ट करे, जैसे सफर, सफर। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप कुछ एग्जाम्पल्स बताओ। तो इसलिए हिंदी अच्छा होना इज गुड, ये हेल्प करता है। प्रीलिम्स में एलिमिनेशन कई बार इजी हो जाता है, उसका हिंदी नेम से आप उसका कॉन्टेक्स्ट डिराइव कर लोगे और सही ऑप्शन पे आप आ सकते हो। चंद्रयान मून मिशन, मंगलयान, गगनयान मतलब स्पेस मिशन, गगन, मंगल मतलब मार्स, चंद्र मतलब मून। तो गगनयान में अभी हम 4th नेशन बन सकते हैं, हम ह्यूमन बींग्स, अपने इंडियंस जाएंगे क्रू टू स्पेस। बट ये हम खुद भेज रहे हैं, दूसरे किसी कंट्री की हेल्प से नहीं। अदरवाइज फर्स्ट इंडियन कौन है जो स्पेस में गए थे? नाम बताइए उनका। फर्स्ट इंडियन जो स्पेस गए थे, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये कहा था उन्होंने। नेम द पर्सन फर्स्ट दिस, इनको क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉट बोलते हैं इन्हें। 4th नेशन टू सेंड क्रू टू स्पेस। So this is health ministry pushes for more COVID-19 testing is very important. ये न्यूज है, ऑस्ट्रेलिया टू टेम्पररली होस्ट ISRO सैटेलाइट ट्रैकिंग फैसिलिटीज। Old bonds, children account for 1 in 9 cases, UNICEF. Then is AI getting more human? Artificial intelligence. मैट्रिक्स मूवी देखी है ना, मशीन्स जब ह्यूमंस की तरह एक्ट करने लग जाती है तो उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस होती है ह्यूमन की, बट मशीन्स में भी इंटेलिजेंस आ गई है, सो दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मशीन्स एक्टिंग लाइक ह्यूमंस। मशीन लर्निंग रियली थिंक्स अबाउट योर ऐप यूसेज। एआई बहुत ज़्यादा अभी न्यूज़ है, बज़वर्ड है, दिस इज इम्पोर्टेंट। प्लस जो एप्लीकेशंस आपने मोबाइल में जितने भी इंस्टॉल कर रखे हैं ना, दे आर इन अ वे ट्रैकिंग यू। प्राइवेसी का बहुत बड़ा दिस इशू है। आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट वो पढ़ते हैं, आपकी गैलरी के सारे फोटोग्राफ्स देखते हैं, आपके एसएमएस सारे रीड करते हैं, आपके कॉल डिटेल्स देखते हैं, आपका वाईफाई से वो आपकी सारी लोकेशन देखते हैं, फेसबुक नोटोरियस है। देन ये चीज़ें हैं, जीपीएस एक्सेस आपका देखते हैं। सो दे आर स्पाइंग यू, दे नो एवरीथिंग अबाउट यू। आप एक प्रोडक्ट सर्च करो, फिर आप अमेजोन वगैरह हर जगह उस प्रोडक्ट का एड्स आपको दिखने लग जाते हैं। वाई? बिकॉज दिस इज वर्किंग इन बैकग्राउंड। दिस इज स्कैरी, बट इसके अच्छे यूजेज भी हैं, पॉजिटिव यूजेज भी हैं। अब सी, ये है नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई फॉर ऑल। ये जो है ना, ये नीति आयोग का 2018 का डिस्कशन पेपर था। इसका पीडीएफ भी मैं अभी शेयर कर दूंगा, ऑफिशियल वेबसाइट से लिया है ये नीति आयोग से। ये बड़ा अच्छा पीडीएफ है, स्पेशली इसके जो इन्फोग्राफिक्स है ना, एआई का ये वन स्टॉप है। इसको एक बार जस्ट गो थ्रू, ये जितने इन्फोग्राफिक्स है ना, एआई का पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजीज क्या होते हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट वेज हैं,
ये जैसे इवोल्यूशन दिया हुआ है, दिस इज एक्सेलेंट। बहुत वन पॉइंट सोर्स है, सिंगल पॉइंट सोर्स है एआई का। एआई, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग क्या होता है, इनके कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं। ये पीडीएफ में अभी शेयर करता हूँ, जस्ट क्विकली गो थ्रू इट। जैसे नैरो एआई और जनरल एआई क्या होगा। नैरो मतलब कुछ शॉर्ट चीज ही देख रहा है, जैसे फेशियल एक्सप्रेशन देख रहा है, म्यूजिक बोला, सिरी डू दिस थिंग, तो वो काम करने लग जाएगी। डायग्नोस, दिस इज सिंपल आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस। ब्रॉड क्या होगा, ब्रॉड मतलब वो एडवांस्ड कॉग्निटिव डिसीजंस ले रहा है, एक्सप्लेनेशन दे रहा है, क्रिएटिव हो रहा है। जैसे आज एक कल एक नया टर्म चल रहा है, दिस फेस क्रिएट करने का। एआई क्या करती है, बहुत सारे लोगों का फेस रीड करती है और वो एक नया ह्यूमन बीइंग बना रही है, नया फेस डिस्कवर बना देती है, जो एक्चुअल में वो ह्यूमन एग्जिस्ट भी नहीं करता है, तो एआई वो बना रही है। टेल राइट फ्रॉम रॉन्ग, हैव इमोशंस, ये जनरल इंटेलिजेंस दिखा रहा है, ये नैरो इंटेलिजेंस दिखा रहा है। तो गो थ्रू दिस पीडीएफ वंस, दिस इज रियली गुड। 2018 का नीति आयोग का पेपर है ये, ठीक है। एप्लीकेशन एरिया सबसे अच्छा है इसमें, एप्लीकेशन एरिया हेल्थ केयर में, देन इंडिया में क्या स्कोप है, कहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। 5G आएगा तो और बेनिफिट होगा, बिकॉज 5G में जो लेटेंसी है वो 2 मिली सेकेंड्स है। मशीन्स रियल टाइम में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएंगी, हेल्थ केयर में, एवरीवेयर। जस्ट गो थ्रू दिस पीडीएफ, दिस इज रियली गुड। इसको मैं अभी शेयर भी करता हूँ, नीति आयोग वेबसाइट। सो दिस इज एआई गेटिंग मोर ह्यूमन। ये पिक ऑफ द वीक है। देन दिस इज व्हाट कैन आई डू, ओबामा मेमोयर, आई हैव स्टार्टेड रीडिंग, में उसको भी शेयर करता हूँ। अंडरस्टैंडिंग ट्रम्प इज सेंडिंग डैमेजिंग मैसेजेस, सी डेमोक्रेसी, ऑलमोस्ट 1 मिलियन इनऑक्यूलेटेड इन चाइना, केओस इज अ लेडर। चाइना ने इसको अच्छे से कैश इन किया, चाइना की इकोनॉमी भी रिकवर हो रही है, पीपल को भी वैक्सीनेशन दे दिया है, एंड वर्ल्ड स्ट्रगल कर रहा है। देन दिस इज रेज प्राइवेट बैंक प्रमोटर्स कैप टू 26%, आरबीआई पैनल बोल रही है। सेबी ने आईपीओ इश्यूज डायल्यूशन की बात किया है। बोरोवर्स हैव स्टार्टेड रीपेइंग पोस्ट मोरेटोरियम, दिस इज अ गुड थिंग। डीबीएस, इसमें अभी एक्सप्लेन सेक्शन आने वाला है, ये जो बैंक को बेल आउट कर रहा है आरबीआई, दिस लक्ष्मी विलास बैंक को, और सिंगापुर का डीबीएस और उसकी इंडियन ब्रांच। दिस इज स्पोर्ट्स सेक्शन। इंडियन एक्सप्रेस की बात करें तो कोविड कर्फ्यू बैक इन अहमदाबाद, सी दिवाली फेस्टिवल सर्ज हुआ, दिस कोविड इज बैक। देन एफपीआई इनफ्लो हाईएस्ट है लास्ट 8 मंथ्स में। कोविड महाकुंभ, कोविड फेस्टिवल्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर हमने डिबेट टॉपिक भी प्रिपेयर किया है। फेस्टिवल्स, रिलीजियस बिलीफ सिस्टम्स, सोसाइटी, इवन इकोनॉमिक्स, और दूसरी तरफ हेल्थ केयर, पैंडेमिक, कोविड, और इन सब के बीच में है एडमिनिस्ट्रेशन, वो इसको कैसे डील करेगा। इंडिया टू सेंड भूटानीज सैटेलाइट टू स्पेस, प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, गुड थिंग। रेस्क्यूइंग द बैंक, डीबीएस लक्ष्मी विलास बैंक डील इंश्योर करेगा प्रोटेक्शन ऑफ डिपॉजिटर्स। द पॉइंट इज किस डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं, वाई बैंक्स इस डायर सिचुएशन में आती है एट द फर्स्ट प्लेस। ऐसा नहीं है कि कोविड-19 ही उसका एक मेन कॉज है, कोविड-19 के पहले से भी बैंक्स जो है ना वो सिस्टमेटिकली ट्रबल में है। जो आसमी इसका जो रूट है वो 2007-8 है। 2007-8 में जब रेसेशन आया था तो हमने बहुत इजीली लोन्स डिस्ट्रीब्यूट करने लग गए, वो लोन्स ही आगे चल के एनपीए बनेंगे, बहुत सारी इरेगुलरिटीज आएंगी। सो दैट इज वाई ये एक सिस्टमेटिक प्रॉब्लम हो रहा है। कोविड-19 एक ट्रिगर है, बट ये प्रॉब्लम पहले से भी हो रही थी। देन फिर एडमिनिस्ट्रेशन इश्यूज आ जाते हैं, बैंक्स कई बार वाइज डिसीजन नहीं लेते। मशीन होल, ये बात है जो हम मैनुअल स्केवेंजर बिल है, रिहैबिलिटेशन एक्ट 2013 बिल आया था, मैनुअल स्केवेंजिंग को कंप्लीटली इसने बैन किया, बट स्टिल ये प्रैक्टिस एग्जिस्ट कर रही है। द पॉइंट इज वेयर आर द ऑल्टरनेटिव्स। कई बार वर्कर्स पुश्ड होते हैं काम करने के लिए, वाई, बिकॉज दे आर नॉट फाइंडिंग एन ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट, मनी इज रिक्वायर्ड, तो दे कीप डूइंग दैट वर्क। वी नीड टू फाइंड मशीन्स ऑल्टरनेटिव। क्लीनिंग के लिए हम रोबोट्स यूज करें, एट द सेम टाइम जो एग्जिस्टिंग वर्कर्स हैं उनको ऑल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दें, कुछ इनकम होनी चाहिए ताकि वो वापस फोर्स नहीं हो दिस वर्क करने के लिए। एंड सोसाइटल माइंडसेट तो हमें बदलना पड़ेगा ही। देन दिस इज वे टू ग्रो, इकोनॉमिक ग्रोथ है, लर्न फ्रॉम अवर पास्ट एंड फ्रॉम अवर नेबर्स। राइट क्लाइमेट फॉर अ हैंडशेक, सुप्रीमली इनजुडिशियस है, दिस इज जुडिशरी का बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है। जुडिशरी के बारे में अगर कुछ लिखने के लिए, बोलने के लिए आता है तो हमारे स्कोप ऑफ डिस्कशन में बहुत एक्सट्रीम में नहीं जाना है, ओके। विद इन द लिमिट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो हमें बताना है, बिकॉज इन जनरल जो जुडिशरी है उसमें जो
डिस्कस आप जुडिशरी को, जजेस के कंडक्ट को, जब तक कंटेम्प्ट नहीं चल रहा है, जब तक उनका दिस इम्पीचमेंट नहीं चल रहा है, तब तक आप डिस्कस नहीं कर सकते, अदरवाइज वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के इक्वल हो सकता है। विच एंटीबॉडीज गिव इम्यूनिटी, ये क्वेश्चन एंड आंसर है। तो ऐसा नहीं है कि जुडिशरी का क्रिटिसिज्म नहीं करना है, बट लिटिल बिट केयरफुल। Then BJP in Tamil Nadu, why conflict in Ethiopia has started to create ripples in neighborhood। ये टिग्रे हमने पढ़ा था रीजन, ये इथियोपिया है, एडिस अबाबा इसकी कैपिटल है, सोमालिया, जिबोटी, एरिट्रिया, सूडान एंड साउथ सूडान, ये इसके यहाँ पे एडजॉइनिंग एरियाज हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो यहाँ पे ये इनका इथनिक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। अब एरिट्रिया पे अगर यहाँ पुश एरिट्रिया की तरफ हो रहे हैं, सूडान की तरफ हो रहे हैं, तो ये पूरा जो रीजन है यहाँ पे रिपल्स आते हैं दिस कम्युनिटी एरिट्रिया का, एरिट्रिया एंड दिस टिग्रे इन इथियोपिया। आरबीआई कमिटी है कन्वर्जन फॉर लार्ज एनबीएफसीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। ये यूजुअली स्मॉल होती हैं, बट अगर ये ह्यूज हो गई हैं, ह्यूज लेवल पे ये वर्क ऑपरेट कर रही हैं और ये बैंकिंग रेगुलेशन में भी नहीं आ रही हैं, तो ये प्रोन टू इरेगुलरिटीज हैं, फेल होगा तो इन्वेस्टर्स विल बी इन ट्रबल। आरबीआई कमिटी कन्वर्जन चाहती है इन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को प्रॉपर बैंक में बनाए, एंट्री ऑफ कॉर्पोरेट भी हो। लिक्विडेशन नॉर्म्स चेंज हुए हैं, द वर्ड है, ट्रंप का क्रिटिसिज्म हो रहा है। सो दिस इज इंडियन एक्सप्रेस। अब हम देखते हैं तमिलनाडु का मैप। बिफोर दैट एक ये न्यूज ये भी है, डेब्यूटेंट है डगलस स्टुअर्ट। डगलस स्टुअर्ट ने जीता है 2020 का बुकर प्राइज। इनकी बुक है शगी बेन, रिफ्लेक्ट करती है उनके एक्सपीरियंस। ये स्कॉटिश हैं, डगलस स्टुअर्ट स्कॉटिश हैं, इनकी ये बुक है, डेब्यू नॉवल है, डेब्यू मतलब फर्स्ट। शगी बैन, ये इसका होम सिटी ग्लासगो के ऊपर बेस्ड है। सो दिस इज बुकर प्राइज। ये तमिलनाडु है। वेयर इज तमिलनाडु? ये हमारा इंडिया है, ये तमिलनाडु हमारा साउथ का ये स्टेट है, सदर्न स्टेट है तमिलनाडु। तमिलनाडु के पॉलिटिकल मैप में सबसे पहले हम एडजॉइनिंग स्टेट्स देखते हैं। तो नॉर्थ में है आंध्रा, फिर है कर्नाटका, फिर है यहाँ पे केरला। तो 3 स्टेट्स कौन से हुए? आंध्रा, कर्नाटका एंड केरला। और यूटी कौन सी है यहाँ पे? पुडुचेरी। पुडुचेरी हमने पढ़ा है दिस यूनियन टेरिटरी, ये 4 जगह पे है, उन चारों जगह के नाम बताइए। दिस पुडुचेरी। अब सी, यहाँ पे ये पुलिकत लेक भी है। चेन्नई जो है ना वो नॉर्थ में है तमिलनाडु के। चेन्नई ये तमिलनाडु है और तमिलनाडु के नॉर्थ में चेन्नई है। और चेन्नई का अगर आप यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करोगे तो आपको बैंगलोर का प्रॉक्सिमिटी दिखेगा। दिस चेन्नई, दिस इज लैटिट्यूड, ये लॉन्जिट्यूड होता है। देन ये अलग अलग जिले हैं तमिलनाडु के। वेल्लोर है, ये जो एडजॉइनिंग एरिया, इरोड, कलाम साहब इरोड। देन ये नीलगिरी है, नीलगिरी मतलब दिस ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स यहाँ पे आएंगे, नीलगिरी है। ये केरला है, दिस इज नागापट्टिनम। फिर ये पाक स्टेट। अब सी, तमिल और श्रीलंका क्यों इतना ज्यादा होता है? बिकॉज प्रॉक्सिमिटी है यहाँ पे, जोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी। और बहुत सारे यहाँ पे इंडेंचर्ड लेबर्स ब्रिटिशर्स ने श्रीलंका लेके गए थे, तो नॉर्थ ऑफ श्रीलंका में तमिल डोमिनेटेड एरिया है। जो तमिलनाडु है ना, हमको ऐसा लगता है वो केवल बे ऑफ बंगाल है, नहीं, तमिलनाडु अरेबियन सी में भी है। सी, इस जगह यहाँ पर भी आ रहा है तमिलनाडु। और ये कन्याकुमारी है, सदर्न पॉइंट, मेनलैंड इंडिया का। और अगर कंप्लीट इंडिया देखें तो सदर्न पॉइंट क्या होगा? आंसर दिस क्वेश्चन, दिस इज कन्याकुमारी। ओके, सो दिस इज तमिलनाडु मैप। ओके, सो दिस इज पॉलिटिकल, हम इसका जोग्राफिकल भी देखेंगे आफ्टर सम टाइम। देन दिस इज डगलस स्टुअर्ट बुकर प्राइज, AI गेटिंग मोर ह्यूमन। ये PDF जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, दिस इज रियली गुड। ऑस्ट्रेलिया टू टेम्पररी होस्ट ISRO सैटेलाइट, मालाबार एक्सरसाइज ओवर हो रही है। टाइम यूज सर्वे और अपॉर्चुनिटी लॉस्ट। दिस इज अबाउट RCEP, स्कॉच्ड अर्थ पॉलिटिक्स, डिजिटल नेशन। Answer this question. Share your thoughts. Investing in our future means investing in our children. And this also, disaster preparedness. NDA में website भी do visit. So this is 21st of November 2020. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.